नमस्कार प्रिय छात्रों आप मुझे SF नॉलेज यानी स्टडी फॉर नॉलेज चैनल पर देख पा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छायावादी योगीन जयशंकर प्रसाद जी के जीवन के बारे में। उनका जीवन कैसा रहा है, क्या रहा है, क्या 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 संघर्ष रहा है, कैसे कैसे जो है उन्होंने उन संघर्षों को पार किया है, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे और आपसे साझा करेंगे उनकी सारी जीवनी और आपको बताएंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण विविध आयाम उनके जीवन के रहे हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज की हमारी जो वीडियो पर चर्चा है, जैसा कि मैंने पूर्वत ही बता दिया कि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में है और जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन के ऊपर नज़र डालते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है 1889 ईस्वी में 30 जनवरी को हुआ था। 1889 ईस्वी में कब हुआ था? 1889 ईस्वी में इनका जन्म होता है और ये इनका जन्म 30 जनवरी को होता है। ठीक है, 30 जनवरी को 1889 में इनका जन्म होता है। और साथ ही साथ हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, यानी हिंदी के कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। यानी ये इन सारी चीज़ों में पारंगत थे, इन सारी चीज़ों का ये लेखन करते थे। ठीक है, तो ये नाटक लिखते थे, कहानी लिखते थे, उपन्यास भी लिखे हुए हैं इनके, और साथ ही साथ इनके द्वारा लिखे गए निबंध भी हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते थे। यानी हिंदी का जो छायावाद युग था उसमें जो है 4 प्रमुख कवियों को जो है 4 कवियों को लेकर के 4 स्तंभ बनाया गया था, जिसमें से एक स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी भी थे। ठीक है, स्तंभ का मतलब होता है पिलर, जिसे खंभा कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की। यानी हिंदी का जो काव्य था उसमें उन्होंने एक प्रकार से छायावाद जो था उसकी स्थापना की। रस सिद्ध धारा प्रवाहित हुई इनके द्वारा। अच्छा, बल्कि जीवन के सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म मतलब छोटे, और एवं व्यापक यानी लंबे, पसरे हुए, विस्तृत आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई। ठीक है, इनके द्वारा कामायनी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। यानी कामायनी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक, ठीक, शक्ति के काव्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। बाद के प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी शक्तिमत्ता को स्वीकृत किया, या स्वीकृति दी, या स्वीकार किया, माना। ठीक, अच्छा, तो यहाँ तक तो था इनका, हमने छोटा बहुत परिचय लिया इनके जो है वैसे आयामों के बारे में समझे जो इनका जीवन से संबंधित नहीं थे, जो इनके व्यक्तिगत जीवन से अलग थे, उन आयामों के बारे में हमने समझा। और अब हम यहाँ समझेंगे इनके जीवन के बारे में, इनके पारिवारिक जीवनी के बारे में, इनका परिवार कैसा था, क्या हुआ, कैसे हुआ, उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर हम चलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है माघ का जो शुक्ल था उसमें 10वीं के दिन संवत 1946 ईस्वी विक्रम संवत, यानी ये जो 1946 ईस्वी था, ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ये जो 1889 था ये ईस्वी था। ठीक है, और विक्रम संवत जो था ये 1946 विक्रम संवत था जब इनका जन्म हुआ। विक्रम संवत और ईस्वी में अंतर होता है। ठीक है, कभी आप कहेंगे तो इन दोनों पर भी सेपरेट थोड़ा सा वीडियो में शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए इन दोनों में अंतर क्या है। चलिए, अच्छा, तो ये 30 जनवरी के दिन 1889 में पैदा हुए थे। और ये विक्रम संवत का क्या तात्पर्य है? तो विक्रम संवत का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि ये माघ शुक्ल 10वीं के दिन हुए थे। ठीक है, तो ये हिंदी जो हम लोग हिंदी पंचांग देखते हैं जिसमें चैत्र मास होता है, फिर फाल्गुन वगैरह होते हैं, ये सब होते हैं। ठीक है, तो इन सब के मास जो होते हैं उसमें, उन सब माह में जो है
इस संवत को, विक्रम संवत को देखा जाता है, और बाकी जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें इस संवत को 1889 को देखा जाएगा। अच्छा, तो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद यानी दिन कौन सा था, तो दिन जिस दिन ये पैदा हुए उस दिन जो है गुरुवार का दिन था, बृहस्पतिवार का दिन था। को काशी के गोवर्धन सराय में पैदा हुए। काशी में गोवर्धन सराय एक स्थान था जहां पर इनका जन्म हुआ। अच्छा, इनके पितामह जो थे वो बाबू शिवरतन साहू दान देने के साथ साथ कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। तो इनके जो पितामह थे, ठीक है, शिवरतन साहू जिनका नाम था, तो वो दान देने के साथ साथ यानी दान देते थे, ठीक है, और दान देने के साथ साथ कलाकार जो होते थे उनका जो है आदर करने के लिए वो विख्यात थे, उनका आदर बहुत करते थे, ठीक है। अच्छा, इनका काशी में बड़ा सम्मान था, काशी में जो है वाराणसी में इनका बहुत सम्मान था। अच्छा, काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का स्वागत करती थी, ठीक। अच्छा, इनका स्वागत करती थी काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का स्वागत करती थी। जब वे 11 वर्ष के हुए, कौन, जयशंकर प्रसाद जी जब 11 वर्ष के हुए तभी 1900 ईस्वी में, अब यहाँ 1889 था तो स्वाभाविक है जब ये 11 वर्ष के होंगे तो 1900 ईस्वी हो जाएगा। तो 1900 ईस्वी में कार्तिक शुक्ल अष्टमी को उनके पिताजी का देहावसान हो गया, यानी उनके पिताजी की जो है मृत्यु हो गई। 15 वर्ष की अवस्था में सन 1905 ईस्वी में पौष कृष्ण सप्तमी को उनकी माता श्रीमती मुन्नी देवी का देहावसान हो गया, यानी इनके पिताजी 1900 में मरे और इनकी जो माता थी ठीक 5 वर्ष बाद उनकी भी मृत्यु हो गई 1905 में। उनके पिताजी जब मरे थे तो कार्तिक शुक्ल का अष्टमी था और उनकी माताजी जब मरी तो पौष कृष्ण सप्तमी था, जिस दिन इनकी माताजी का देहावसान हुआ। इनकी माताजी का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था, ठीक है। तो 17 वर्ष की अवस्था में 1907 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, यानी छठी जिसे कहा जाता है, षष्ठी को उनके बड़े भाई शंभुरतन का देहावसान हो गया, यानी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा इनके ऊपर। 1900 से लेकर के जो है 1907 तक इनके जो है परिवार के एक एक सदस्य जो है मरते गए। तो सबसे पहले इनके पिताजी जो है 1900 में उनका देहावसान हुआ, तदोपरांत उनकी माताजी का, मुन्नी देवी का 1905 में देहावसान हो गया। उसके उपरांत उनके भ्राता जो थे, बड़े भाई जो थे, उनका देहावसान 1907 ईस्वी में हो गया, जिसके कारण किशोरावस्था में ही मानो जयशंकर प्रसाद जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अब इतनी सारी मृत्यु हो जाने पर घर में जो है अकेला व्यक्ति रह जाता है, तो उसके ऊपर, वो किशोरावस्था में वो व्यक्ति है तो उसके ऊपर स्वाभाविक है दुखों का पहाड़ टूट जाएगा। तो कच्ची गृहस्थी थी और घर में सहारे के रूप में केवल उनकी विधवा भाभी थी, यानी भैया की उनकी शादी हो चुकी थी जिनकी मृत्यु हुई 1907 में, शंभुरतन जी की, और उनकी जो पत्नी थी वही केवल एक सहारे के रूप में उनके घर में थी। प्रसाद जी का भी विवाह नहीं हुआ था। तो और दूसरी ओर कुटुंबियों तथा परिवार से संबद्ध अन्य लोग जो थे वो संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र कर रहे थे। इन सबका सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया, यानी जो इनके आसपास के पड़ोसी थे, जो इनके रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे, वो सब केवल इनके संपत्ति हड़पना चाहते थे, उसी में जो है लगे हुए थे, उसी का षड्यंत्र रच रहे थे। तो इन्होंने उन सबका जो है धीरता और गंभीरता के साथ जो है सामना किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा यानी शुरुआती शिक्षा जो थी प्रसाद जी की, वो काशी के क्वींस कॉलेज में हुई और इन्होंने जो है प्रारंभिक शिक्षा यानी शुरुआती शिक्षा काशी के क्वींस कॉलेज में शुरू की और 6ठे दर्जे से शिक्षा शुरू की और 7वें दर्जे में इन्होंने समाप्त कर दी, ठीक है। तो इन्होंने जो है वहाँ दाखिला लिया, तो दाखिला लिया इन्होंने 6ठे दर्जे में और 7वें दर्जे में ही इन्होंने शिक्षा अपनी समाप्त कर दी, यानी शिक्षा समाप्त करके ये घर पर ही रहने लगे। बाकी इन्होंने संस्कृत और हिंदी का अध्ययन जो है, संस्कृत और हिंदी विषय का अध्ययन इन्होंने घर पर ही रहकर किया। अच्छा, इन्होंने शुरुआती शिक्षक
मोहिनी लाल, इनके जो शुरू के शिक्षक थे, शुरुआती शिक्षक जो थे वो मोहिनी लाल गुप्त थे। ठीक है। अच्छा, वे कवि थे और तथा उनका उपनाम रसमय सिद्ध था। यानी जो मोहिनी लाल गुप्त थे उनका उपनाम भी था रसमय सिद्ध था। वो प्रसिद्ध शिक्षक भी थे। अच्छा, और चेतगंज के पुराने दलहट्टा में जो मोहल्ला था वहाँ बाल पाठशाला थी। यानी चेतगंज के पुराने दलहट्टा में जो एक मोहल्ला था वहाँ पर एक बाल पाठशाला थी, बच्चों की पाठशाला थी। ठीक है। तो हिंदी और संस्कृत में तो इन्होंने क्या किया, हिंदी और संस्कृत में इनकी अच्छी प्रगति करा दी रसमय सिद्ध जी ने। और इन्होंने प्रसाद जी को संस्कृत का गहन ज्ञाता बना दिया। यानी प्रसाद जी जो थे इन्हें संस्कृत का गहन ज्ञाता इन्होंने बना दिया। इनके निकट संपर्क में रहने वाले 3 सुधी व्यक्तियों द्वारा 3 संस्कृत अध्यापकों के नाम मिलते हैं। यानी इनके आसपास रहने वाले व्यक्तियों द्वारा 3 संस्कृत अध्यापकों के नाम मिलते हैं जिनसे इन्होंने जो है शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर राजेंद्र नारायण शर्मा। ठीक है। तो अब इनके अनुसार देख लेते हैं। चेतगंज की पतली गली में इटावा के एक उद्भट विद्वान रहते थे। संस्कृत साहित्य के उस दुर्धर्ष मनीषी का नाम गोपाल बाबा था। ठीक है। चेतगंज की पतली गली थी, उसमें इटावा के एक उद्भट विद्वान रहते थे। ठीक है। जो संस्कृत साहित्य के उस समय दुर्धर्ष मनीषी थे और उनका नाम था गोपाल बाबा। तो प्रसाद जी को संस्कृत साहित्य पढ़ाने के लिए चुना गया था। ठीक है। और प्रसाद जी यानी उनके पास, गोपाल बाबा के पास प्रसाद जी को संस्कृत साहित्य पढ़ाने के लिए चुना गया था। और प्रसाद जी ने एक विद्वान हरिहर महाराज से और संस्कृत पढ़ी थी। पहले तो इन्होंने रसमय सिद्ध से शिक्षा प्राप्त की संस्कृत की, उसके बाद इन्होंने हरिहर महाराज जी से और थोड़ा उस पर जो है अपनी प्रगति करने के लिए उन्होंने और थोड़ा जो है संस्कृत से हरिहर महाराज जी से पढ़ा। वे लोहबीर मोहल्ले के आसपास रहते थे हरिहर महाराज जी, और उन्होंने स्वमेव उसका अच्छा अध्ययन कर लिया। ठीक। यानी जो हमारे प्रसाद जी थे उन्होंने स्वमेव यानी स्वयं से उसका अच्छा अध्ययन कर लिया। बाद में वे स्वाध्याय से ही वे वैदिक संस्कृत में भी निशांत हो गए। वैदिक संस्कृत जिसे पुरानी संस्कृत माना जाता है, वेदों में जिसका प्रयोग किया जाता है जिस संस्कृत का, उसे ही वैदिक संस्कृत कहा जाता है। तो ये वैदिक संस्कृत में भी निशांत हो गए, यानी बहुत सारी ज्ञान हो गई इन्हें, तरह तरह के, मतलब कहा जा सकता है कि ये उसमें पारंगत हो गए। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि वहाँ पर मशहूर है, फेमस है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यापक महामहोपाध्याय पंडित देवी प्रसाद शुक्ल कवि चक्रवर्ती को प्रसाद जी का काव्य गुरु माना गया। यानी देवी प्रसाद शुक्ल कवि चक्रवर्ती जो हैं को प्रसाद जी का काव्य गुरु माना, यानी देवी प्रसाद शुक्ल जो थे उन्हें प्रसाद जी का काव्य गुरु माना गया। अच्छा, घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी, और कहा जाता है कि वो 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से व्रज भाषा में एक सवैया लिखकर तथा साहित्य शास्त्र का सवैया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। रसमय सिद्ध जो कि इनके पुराने गुरु थे संस्कृत के, तो उन्हें जो है इन्होंने ब्रज भाषा में एक सवैया लिखा और जिसे लिखकर उन्होंने उन्हें दिखाया। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया। ठीक है। वेद का, इतिहास का, पुराण का तथा साहित्य शास्त्र का उन्होंने अत्यंत गंभीरता से अध्ययन किया। वे बाग, बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे। ठीक है। अच्छा, और शतरंज के खिलाड़ी भी थे प्रसाद जी। साथ ही साथ वे नियमित रूप से व्यायाम करने वाले थे। सात्विक खान पान एवं गंभीर प्रकृति के
व्यक्ति थे। सात्विक खान पान करते थे, गंभीर प्रकृति के वो व्यक्ति थे। और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि इनकी पहली कविता सावक पंचक 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर नाम से ही प्रकाशित हुई थी। इनकी जो पहली कविता थी सावक पंचक में वो प्रकाशित हुई थी 1906 में भारतेंदु पत्रिका में जो है कलाधर नाम से प्रकाशित हुई थी। वे नियमित रूप से गीता का पाठ करते थे और परंतु वे संस्कृत में गीता के पाठ को मात्र पर्याप्त न मानकर गीता के आशय को जीवन में धारण करना भी आवश्यक समझते थे। यानी वो कहते थे कि अगर आप गीता का अध्ययन कर रहे हैं तो गीता में जो कहा गया है भगवान द्वारा उनको जो है अपने जीवन में धारण भी किया जाना चाहिए। पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता। ठीक है, तो अब इनके वैवाहिक जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनका वैवाहिक जीवन किस प्रकार से रहा है। तो प्रसाद जी का पहला विवाह 1919 ईस्वी में हुआ। इनकी पत्नी का नाम था विंध्यवासिनी देवी। जो है विंध्यवासिनी देवी के साथ इनका विवाह हुआ 1909 में। और 1909 में इनका विंध्यवासिनी जी के साथ विवाह हुआ। उनकी पत्नी को क्षय रोग था, यानी चमड़ी से संबंधित कोई रोग था। और सन 1916 में विंध्यवासिनी देवी जी का निधन हो गया। उसी समय से उनके घर में क्षय रोग के कीटाणु प्रवेश कर गए थे। ठीक है, तो क्षय रोग के यानी उस चमड़ी रोग के जो है कीटाणु वगैरह जो है घर में प्रवेश कर गए थे। तो 1917 ईस्वी में इनकी दूसरा विवाह हुआ। इनका जो दूसरा विवाह हुआ वो सरस्वती देवी जी के साथ हुआ। यानी पहली पत्नी इनकी विंध्यवासिनी देवी, दूसरी पत्नी इनकी सरस्वती देवी जी थी। तो दूसरा विवाह होने पर उनकी पहली पत्नी की साड़ियों आदि को उनकी द्वितीय पत्नी ने भी पहना यानी धारण किया। और कुछ समय बाद उन्हें भी क्षय रोग हो गया। यानी उनकी पहली पत्नी विंध्यवासिनी देवी जी को जब क्षय रोग था तो वो जब वस्त्र वगैरह जो पहनती थी उसमें भी उसके कीटाणु रह जाते थे, कीटाणु थे। तो वो साड़ियाँ वगैरह तो पड़ी हुई थी उनकी मृत्यु के उपरांत। तो उनकी मृत्यु के उपरांत जब इनकी सरस्वती देवी जी का विवाह हुआ प्रसाद जी के साथ, तो उन्होंने भी वही साड़ियाँ वही कपड़े जो है धारण किए। तो धारण करने से इनमें भी वो जो है क्षय रोग के कीटाणु प्रवेश कर गए। और जिससे क्या हुआ कि और 2 ही वर्ष बाद यानी 1919 में 1917 में इनका विवाह हुआ दूसरा। और 1919 में क्या होता है कि उनका भी प्रसूता अवस्था में देहावसान हो जाता है, वो भी क्षय रोग के कारण। यानी वो प्रसूता अवस्था में होती हैं, वो बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं और उस अवस्था में इनका क्षय रोग के कारण सरस्वती देवी जी का देहावसान हो जाता है। इसके बाद पुनः घर बसाने की उनकी लालसा नहीं रही। प्रसाद जी की पुनः घर बसाने की लालसा नहीं रही, परंतु अनेक लोगों के समझाने और सबसे अधिक अपनी भाभी के प्रतिदिन शोकमय जीवन बिताने यानी दुखी पूर्वक जीवन बिताने के कारण जो है उसे सुलझाने के लिए इन्हें बाध्य होना पड़ा। यानी अपनी भाभी जी के जो परेशानियां थी उसको सुलझाने के लिए इन्हें बाध्य होना पड़ा। तो इन्होंने बाध्य होकर विवाह किया। ठीक, सन 1919 ईस्वी में उनका तीसरा विवाह हुआ। ठीक है, 2 विवाह तो पहले ही हो चुके थे, इनका तीसरा भी विवाह हुआ। तो इनका तीसरा विवाह जो हुआ वो कमला देवी जी के साथ हुआ। पहली पत्नी विंध्यवासिनी देवी, दूसरी पत्नी सरस्वती देवी और तीसरी पत्नी जो इनकी थी वो कमला देवी थी। अच्छा, तो उनका एकमात्र पुत्र रत्न शंकर प्रसाद जी की तीसरी पत्नी से जो है हुआ। अच्छा, जिनका जन्म सन 1922 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और स्वयं प्रसाद जी की भी जीवन के अंत में क्षय रोग से वो भी ग्रस्त हो गए, प्रसाद जी भी। और एलोपैथिक के अतिरिक्त लंबे समय तक वो होम्योपैथिक जो है तथा कुछ समय आयुर्वेदिक चिकित्सा का सहारा लेने के बावजूद भी इस रोग से मुक्त ना हो सके। और अंततः इसी रोग के कारण 15 नवंबर 1936 दिन सोमवार को प्रसाद जी की प्रातः काल में जो है मृत्यु हो गई। उनका देहावसान हो गया, देहांत हो गया काशी में। और ये जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो इनकी उम्र मात्र 47 यानी 47 साल की थी। ठीक है, तो 47 साल की उम्र में इनका देहावसान हो गया।
चलिए, आज की वीडियो में हम आशा करते हैं कि जो भी जानकारियाँ हमारे द्वारा आपको दी गई हैं वो पर्याप्त होंगी और आपने इससे कुछ ना कुछ अवश्य सीखा होगा। अगर आपने इससे कुछ सीखा है, आपके शिक्षा में कुछ लाभ हुआ है, तो मैं आशा करूँगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। चलिए, इस आशा के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को रेगुलरली देखते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक बने रहे। नमस्कार।